नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की पुस्तक। और आज का जो बिंदु है वो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल और उनकी विशेषताएं हैं। मनुष्य पहले पशुवत जीवन जीता था। धीरे धीरे वो मानव समाज की ओर धीरे धीरे बढ़ा और उसने नदियों के किनारे अपने गढ़ बनाने शुरू किए। और उसी नदियों के किनारे की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे खुदाई में प्राप्त हुई। और वही क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल में, अरावली की घाटियों में, नदियों के पेटों में बहुत सारी दबी हुई संस्कृतियाँ मिली हैं। तो उसके अंतर्गत राजस्थान का जितना भी ऐतिहासिक काल है उसको वर्गीकृत किया गया है। तो देख लेते हैं राजस्थान के वर्गीय पाषाण काल कैसे कैसे हैं। निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल कहें तो ये लगभग 2 लाख से लेकर 60,000 वर्ष तक को कहा जाता है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल 60,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक को कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल ये 10,000 से लेकर 4,000 वर्ष पूर्व को कहा जाता है। और नव पाषाण काल ये 4,000 से लेकर 3100 वर्ष पूर्व राजस्थान में नहीं, राजस्थान में ऐतिहासिक काल 1000 वर्ष 600 वर्ष तक को कहा जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। राजस्थान में अब तक हुए उत्खननों में पता चला कि इस प्रदेश में निम्न पूरा पाषाण का लगभग 2 लाख से लेकर 60,000 वर्ष पूर्व तक का यहाँ पे समय काल देखने को मिला। सर्वेक्षण और उत्खनन इस काल के अवशेष नागौर जिले के जायल, सिंगी तालाब, इंदों की ढाणी, डीडवाना, मेवाड़ में बेड़च, वागन, कंदमाली नदियों के किनारे, दरौली, करणपुर, गाडरियाबास, टोकड़ी नगर, जजिया खेड़ी, चंपा खेड़ी, निम्बाहेड़ा आदि स्थानों पर मिले हैं। इन से प्राप्त औजारों में इंडेक्स, कलीवर, स्केपर आदि मुख्य हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल के अवशेष औजार पश्चिमी राजस्थान में अधिक मात्रा में मिले। ऐसे सालों में जैसलमेर, पोखरण, डीडवाना, जायल, सुजानगढ़, लूणी नदी के मुख्य केंद्र हैं। मेवाड़ की बेड़च, गंभीरी, वागन, कंदमाली नदियों के किनारे भी ऐसे औजार मिले हैं जिनमें ब्लेड, बोरर, स्केपर आदि प्रमुख हैं। उत्तर पाषाण काल की सभ्यताओं में मेवाड़ की बेड़च नदी के किनारे बेदला, भुवाणा, जगन्नाथपुरा, बिछवाड़ी, डबोक, कानपुर, भीनमल, सालेरा, टुकवाड़ा आदि गांव के आसपास भी मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम स्थानों पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सभ्यता स्थलों से औजारों के रूप में पॉइंट, बोरर, स्केपर, ब्लेड, प्लेटेट, कोर आदि प्रमुख हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानसून वर्षा के बढ़ जाने के कारण उत्तर पाषाण के अंतिम चरणों में राजस्थान के तत्कालीन मनुष्यों ने समूह के रूप में रहना प्रारंभ किया। मृतकों को शवागार में दफनाया जाने लगा। औजार निर्माण की प्रक्रिया और स्वरूप में परिवर्तन आया। चर्ट, चाल सीडनी, जास्पर और अगेंट जैसे पत्थरों के औजार बनने लगे। इस काल में मेसोलिथिकल काल कहा जाता है। इस काल के अवशेष संपूर्ण राजस्थान में मिलते हैं। टीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा आदि सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। इनके औजार हड्डी व लकड़ी में फंसाकर बनाए जाते थे। इन औजारों में ज्यामितीय आकृति की औजार भी मिले हैं। सभ्यता में बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल के अब तक उत्खननों में नहीं पाए गए। राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला है। राजस्थान में मेसोलिथिक सभ्यता ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ग्रामीण संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई। तांबे जैसी धातु की खोज कर उसका इस्तेमाल शुरू किया। मिट्टी के बर्तन बनने लगे और लोगों ने पशुओं और खेती का काम करना प्रारंभ कर दिया। ताम्र धातु पाषाण औजारों के उपयोग से इस काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल की संस्कृति के अवशेष उत्तरी भारत में हड़प्पा यानी कालीबंगा, गेरुए रंग के मर्द भांड के रूप में गणेश्वर, जोधपुर आदि जयपुर संभाग में, और दक्षिणी राजस्थान के आहाड़, बालाथल, गिलूंड आदि स्थानों से मिले हैं। आहाड़, बालाथल, गिलूंड के अलावा बागोर, गणेश्वर के उत्खननों से 5000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के आवासीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर का उत्कृष्ट क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस संस्कृति के पश्चात उत्तरी राजस्थान के लोह युगीन चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति के अवशेष बेराठ, नूह, अगुचाद आदि स्थलों से प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात संपूर्ण राजस्थान में ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व
के अवशेष में मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन के काल के अवशेष भी मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा। भारत के पुरातत्व विभाग डॉक्टर बीबी लाल और विक्की थापर के निर्देशन में गंगानगर जिले, जब तक हनुमानगढ़ नहीं बना था और ये प्रश्न आया था तो ये डिलीट हुआ था, इसी किताब से आया था। ये वर्तमान में ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 से लेकर 69 ईस्वी के बीच में जो खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए वे आदि ऐतिहासिक काल के प्राचीन सरस्वती और द्वेष नदियों की घाटियों में दबे कुछ अवशेषों में से है। एक वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे दक्षिणी किनारे पर स्थित 2 टीलों की गहरी चौड़ी खुदाई करने पर हनुमानगढ़ जिले में आद्य ऐतिहासिक काल के प्राचीन नगर मिला है। इन टीलों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन 5 स्तरों पर किया जा सकता है और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि इसे कितने स्तरों पर खुदाई की गई है? तो ध्यान रखना 5 स्तरों पर की गई है। इसमें 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ। जब ये प्रथम और द्वितीय स्तर सिंधु के हड़प्पा कालीन के समकालीन है, इससे पहले का है या इससे भी पहले का हो सकता है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर मार्ग गलियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर समांतर रेखा में है। मार्ग के किनारे मकान बने हुए हैं। मुख्य मार्ग की चौड़ाई 5 से लेकर 5.5 मीटर तक है। मार्ग को पक्का बनाने की प्रणाली भी का प्रचलन भी विद्यमान है। मकान कैसे हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। सिंधु सभ्यता के मकानों में ईंट का प्रयोग किया गया है, जाता था पहले भी। इस खुदाई से मिली ईंटों की लंबाई चौड़ाई का माप तो ये कितना है? 40, 20 और 10 सेंटीमीटर है। साधारणतः मकान में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। मकानों के दरवाजे पर चबूतरे बनाए जाते थे। कमरों के फर्श चिकनी मिट्टी और कुछ कमरों में पक्की हुई मिट्टी की ईंट से बने हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग संपन्न थे और मकानों में फर्श पक्की हुई ईंटों के बनाते होंगे। मकानों की छत लकड़ियों की बल्लियों से फाटकर चिकनी मिट्टी से तय कर दी जाती थी। कवेलू यानी केलू का प्रयोग इस खुदाई में नहीं मिलता। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थी। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार मृत भांड होते थे जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था, जिससे पानी इधर उधर नहीं फैलता था। चूल्हे में लकड़ी देने और धुआं बाहर निकलने का विशेष प्रकार के छिद्र रखे जाते थे। कुआं और नालियां को बनाने में पक्की ईंटों का काम में लिया जाता था। दुर्ग कैसा है? तो कालीबंगा से जो दुर्ग प्राप्त हुआ वो दूसरे टीले के उत्कीर्ण में मिट्टी का बना हुआ चौरस आधार दिखाई देता है। इसकी चौरस ऊंचाई के चारों ओर चौड़ी दीवारें और खाई बनी हुई हैं। चौरस आधार पर बड़े बड़े कमरे, दालान, कुएं के मौजूद होने का अनुमान लगाया जाता है कि बस्ती के समीप बना यह अवशेष एक दुर्ग रहा होगा जो नगर की सुरक्षा का साधन था। यह भी हो सकता है कि सरस्वती सभ्यता का क्षेत्रीय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र रहा हो। बर्तन और कलाकृतियाँ राजस्थान में देखें तो कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी और तांबे के बर्तन और उसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन चाक द्वारा बनाए जाते थे। ये बर्तन आर्य सभ्यता से प्राप्त बर्तनों की तुलना में अधिक सुंदर नहीं है, फिर भी उन पर उकेरी गई अलंकरण से युक्त चौकोर, गोल, वर्ताकार, त्रिकोणी, समांतर, जालीनुमा, काली और सफ़ेद रेखाएं इस सभ्यता के लोगों को कला ज्ञान या कलापूर्ण ज्ञान के स्तर का अवश्य प्रकट करती है। लाल रंग के इन हल्के और पतले बर्तनों में मुख्यतः घड़े, प्याले, रकाबियाँ, सरावले, पेंदे वाले ढक्कन लगे लोटे और साधारण लोटे हैं। इन बर्तनों पर फूल, पत्ती, खजूर, चौपड़, बतख, हिरण, मछली, कछुए की आकृति यहाँ के लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम को दिखाती है। तो ये राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो मैप में ये रहा, कालीबंगा यहाँ पर है। आहड़ ये उदयपुर साइड में है। गणेश्वर ये सीकर में है। बालाथल ये देखिए, बालाथल कहाँ दे दिया, बालाथल ये रहा, ये चित्तौड़गढ़ की साइड दिखा रखा है। और बैराठ ये जयपुर की तरफ दिखा रखा है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। मकान और मिट्टी के बर्तनों के अलावा यहाँ की खुदाई में मिट्टी के खिलौने, पशु पक्षियों की आकृति, चूड़ियाँ, तोलने के बाट, मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ, औजार और कांच के मणियों से पता चलता है कि इन सभ्यता के लोग तांबे और कांच के बारे में जानते थे। और कल मैंने ये प्रश्न भी डाला था। मिट्टी के को और मोहरों पर अंकित लिपि सिंधु सभ्यता जैसी है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
सिंधु सभ्यता का विनाश। संभवतः कोई भूकंप आया होगा या जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता नगर का विनाश हो गया। जो समुद्री लहरें पहले इस और नमी से बहती थी वह कम होकर रन से गुजरकर सूखी चलने लगी। संभवतः इस क्षेत्र में धीरे धीरे रेत का समुद्र बन गया। उस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी का जो वर्षा में पुराणों में जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, इस अवस्था का परिणाम था कि धीरे धीरे ये समुद्र में लुप्त होगी। दूसरी सभ्यता है आहड़। उत्तरी राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता में अवसान पर थी। उस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था जिसे पुरातत्वी HD सांकलिया, ये बहुत बार पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया। तो देखो सांकल होती है ना, वो किससे बनाई थी? हार्ड से बनाई थी, इसे याद कर लो इसको। और इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे है ये। मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों को बताने वाली आहड़ संस्कृति का उत्खनन कार्य HD सांकलिया के निर्देशन में 1961 से लेकर 62 में किया गया। वर्तमान में उदयपुर की बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक बस्ती का क्षेत्र है जिसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात होगी, यहाँ तांबे के औजारों का निर्माण मुख्यतः केंद्र होने की वजह से यह नाम प्रचलित हुआ, किंतु 10वीं या 11वीं शताब्दी में यह बस्ती अगाटपुर या अगाट दुर्ग के नाम से जानी जाती थी। मेवाड़ की बोलचाल में इसे अगाटपुर का नाम कालांतर में आहड़ हो गया। ठीक है, तो पुराना नाम भी याद रख लेंगे। इस बस्ती की पूर्व दिशा में धूलकोट अर्थात मिट्टी से ढके छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयाँ खोदी गई। इन खाइयों के विभिन्न स्तरों से आहड़ सभ्यता के 3 चरणों का पता चलता है। प्रथम चरण कौन सा है? इस सभ्यता से स्फटिक के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं और उस काल के मकानों की दीवारों की रक्षा के लिए स्फटिक पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े प्रयोग में लाए जाते रहे। स्फटिक पत्थरों से औजार भी बनाए जाने लगे। कई आकारों वाले पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग छीलने, छेदने तथा काटने के लिए किया जाता था। इन्हीं में कुछ औजार छोटे चतुष्कोण बेडोल आकृति की पैनी धार वाले हैं। शायद इन्हें हड्डी काटने और चमड़ा छीलने का काम लिया जाता था। इसके अलावा पत्थर के गोले, गदाएं, औंखलियां आदि भी मिले हैं जो मनुष्य के मानसिक विकास को दिखाती हुई धातु युग की ओर ले जाती है। द्वितीय चरण आहड़ उत्खनन से हमें द्वितीय चरण में तांबर, कांस्य और लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। तांबे के औजारों में कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि हैं। संभवतः तांबे के खाने की निकटता होने की वजह से तांबे का प्रयोग अधिक था। यदि संपूर्ण धूलकोट की खुदाई की जाए तो धातु युगीन सभ्यता पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ताम्र युग के इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे, इसलिए लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ, चाकू, अंगूठियाँ आदि मिली हैं। और तृतीय चरण में यहाँ मृद भांड वगैरह मिले हैं। तीसरे चरण में मृद भांड संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है। यहाँ से मिले लाल भूरे रंग के मृद भांड की सफाई अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट है। प्राप्त बर्तनों में मिट्टी की कटोरियाँ, काबियाँ, तस्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश आदि हैं जो लाल काले रंग के हैं। साधारणतः ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। इन बर्तनों पर उभरी हुई पट्टी रेखाओं से चित्र बनाकर इसे ग्लेज द्वारा चमकीला बना दिया जाता था। बर्तनों के अलावा मिट्टी से बने पूजा पात्र, चूड़ियाँ, खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। खिलौनों में सींग वाले पशु, मेढा, गेंडा, हाथी, कुत्ते और मनुष्य की आकृति वाले खिलौने मिलते हैं। पक्की मिट्टी की छेद युक्त छोटी गोलियां, कांच, सीप और हड्डी के छेद वाले कणों के साथ पाया जाना प्रकट करता है। इन्हें माला में प्रयोग किया जाता रहा होगा। गोमेंद, मूंगा, स्फटिक जैसे मूल्यवान पत्थरों को माला में पहना जाता था। इनको सुरक्षा के लिए बांस और मिट्टी की टोकरियों में रखा जाता था। आवास, यहाँ पत्थरों जो मकान मिले हैं वो पत्थर की नींव उनकी पत्थर से भरी हुई थी। ये पत्थर आहड़ के पास बहुत याद में मिलते हैं। मिट्टी की दीवारों पर बांस के सहारे चटाइयाँ लगाकर मकान को बनाए जाते थे। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरों का रूप दिया जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बना दिया जाता था और मकानों में फर्श चिकनी मिट्टी से पीली मिट्टी मिलाकर बनाई जाती थी। यह अधिकतर आयताकार होते थे। 2-3 कमरों का एक रसोई होती थी। रसोई में 2-3 मुंह वाले चूल्हे और पीसने के लिए लेऊ के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में रसोई के पास मछली, बकरी, हिरण, गाय की हड्डियां भी पाई गई हैं। आहड़ के लोग मांसाहारी थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। पुरातात्विक विष्णु मैत्री संकेत देते हैं कि आधुनिक देहरादून के लंबे चौड़े तरह उच्च कोटि का चावल आहड़ में मिलता है। मकान की छत बांस कबेलू से ढकी होती थी। निवासी क्या करते थे? यहाँ वर्ष पर नदी के बहने से आगाड़ घाटी में गेहूं और चावल आदि की उपज
जन समुदाय के लिए यहाँ बसने का आकर्षित केंद्र था। यह जनजाति अच्छा ज्ञान रखती थी एक ही मकान में। और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किस स्थान से एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं, तो ये संयुक्त जो परिवार होता है उसको दर्शाता है, तो ये यहीं से पाया गया है। मुद्राएं कैसी हैं? यहाँ खुदाई से तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, पर मोहरें अस्पष्ट हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ है, तो दूसरे में अपोलो है जिसके हाथ में तीर व पीठ पीछे तरकस है। इस मुद्रा को यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यह मुद्रा में आहड़ के चतुर्थ ईसा से 200 ईसा पूर्व का समय बताती है। प्राप्त 3 मुद्राएं ईसा पूर्व की हैं, जिन पर खुदे अक्षरों को स्पष्ट नहीं देखा गया है। मृतक संस्कार कैसे होते थे, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। आड़ खुदाई की ऊपरी सतह से मिले अस्थि पंजर से पता चला कि मुर्दों को उत्तर की ओर मुंह और दक्षिण की ओर पैर करके गाड़ा जाता था। शव को आभूषण पहने हुए ही दफना दिया जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। सभ्यता का विस्तार, तो प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोगों को कई लोग आड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बीबीलाल के निर्देशन में खोदे गिलूंड और भगवानपुरा से मिले पूरा सामग्री इसकी पुष्टि करती है। और ज्ञात होता है कि यह संस्कृति उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा के निकट बहने वाली नदियों के किनारे फली फूली। इस संस्कृति से संबंधित एक स्थल बालाथल भी अभी उत्खनन का कार्य चल रहा है। ठीक है। फिर आती है गणेश्वर। सबको पता है गणेश्वर सीकर जिले में गणेश्वर नामक स्थान पर ही है। और एक और इसकी खुदाई 1977 और 78 में की गई। और ये एक विशिष्ट प्रकार की है क्योंकि यहाँ तांबे के सबसे ज़्यादा औजार मिले हैं। इसी कारण से ताम्र संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति 3000 ईसा पूर्व राजस्थान और सिंधु घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। और यहाँ के जो उपकरण जितने भी मिले हैं वो सारे किसके हैं? तांबे के हैं। तो ये देख लेते हैं। गणेश में तांबे के उपकरण बहुत ही आयात में मिले हैं। इस क्षेत्र में खेतड़ी तांबर भंडार रहा होगा। आधुनिक काल में यह प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी के निवासियों को तांबे की पूर्ति खेतड़ी द्वारा होती थी। तांबर धातु के उपकरणों में मुख्यतः बाण और ये भाले की नोक, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, केस पिन, अंजन यानी काजल लगाने की छोटी छोटी नौकाएँ होती थी, वो प्राप्त हुई हैं। इस संस्कृति से प्राप्त दोहरी शिरा वाली ताम्र पिन गणेश्वर को अधिक महत्वपूर्ण बना देती, क्योंकि यहाँ ईसा पूर्व में ऐसी पिन पश्चिमी मध्य एशिया में मिली थी। शायद ये इसका निर्यात यहाँ किया जाता होगा। मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा पूर्व संस्कृति की परंपरा प्राचीन राजस्थान की शिल्पकला को दिखाने वाले हल्के लाल रंग के और पतले बर्तन, जिन पर हल्की सी काली और सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन, जिन पर विशिष्ट चित्रकला है। इन बर्तनों को देहाती बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाल चिकनी मिट्टी पर सफ़ेद और काले रंग की इन पर आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये बर्तन मुख्य 6 कोटियों में रखे जाते थे संग्रहण के लिए। कलश, तंसले बट्ठड़ को बोलते हैं ना, प्याले, ढक्कन और हंडी। कलश की गर्दन और मुख के मध्य तंसलों पर क्षितिज और ऊर्ध्व हैंडल जुड़े हुए हैं। इन प्याले और तंसले चौरस और छल्लेदार आकार के हैं। ध्यान दें कि छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर में ही मिले हैं, ये ध्यान रखना है, और कहीं से नहीं मिले हैं। पशु पक्षी 3 भागों में। घरेलू पक्षियों में गाय, बैल, भेड़, बकरे, सूअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा है। नगर के समीप रहने वालों में सूअर है। और तीसरा है जानवरों में खाए जाने योग्य, जैसे नीलगाय है, हिरण है, कलंगी वाली बतख है, खरगोश, बनेला, सूअर, मछली आदि सम्मिलित हैं। तो ये मुख्य ध्यान रखना है आपको, इतनी बातें हैं ईशा। और फिर भवन। गणेश्वर के इमारतों में अवशेषों में मिट्टी से बने हुए चबूतरे, संग्रहण के गड्ढे, फर्श, छिद्रों की जगह के साथ साथ इसमें लकड़ी की प्रयोग भी स्पष्ट झलकता है। घरों की फर्श पर जले पदार्थ के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसे सहज अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की सामाजिक स्रोत में व्यवसाय के कई स्तर विद्यमान थे। फिर बालाथल। उदयपुर नगर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील बालाथल गांव स्थित है। ये ध्यान रखना है, बालाथल कहाँ है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले का उत्खनन का कार्य 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VC शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती, इंस्टीट्यूट राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर पांडे और डॉक्टर जीवन खरवाल की देखरेख में किया गया। यह उत्खनन लगभग 1400 वर्ग मीटर में किया गया है। यह ताम्र पाषाण युग की सीमाओं को दर्शाता है। वैसे आहड़ गिलूण संस्कृति का एक
के अंदर रहा है। यह संस्कृति 3000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आ चुकी है। भवन संरचना कैसी है? 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई जो ताम्र काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए हैं। यहाँ एक दुर्ग जैसे भवन के चिन्ह प्राप्त होते हैं। ये दुर्ग मिट्टी मोटी दीवार से बने हुए हैं। इस दीवार के बाहर और अंदर आधे गड्ढे पत्थर लगे हुए हैं। दीवार की मजबूती के लिए आयताकार बुर्जियां बनी हुई हैं। इस दुर्ग में जैसे भवन का कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर के लगभग बना है। प्रकृति की तीसरी अवस्था में भवन की दीवारें मिट्टी की दीवारों से बनी हुई हैं। ये ईंट कच्ची हैं जिनका नाप 30, 15 और 9 है। ताम्र उपकरण, तो तांबे से बने उपकरण मिले हैं। कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा, बाण के फलक मुख्य रूप से हैं। और बालाथल के ताम्र पाषाण काल की सभ्यता की अलग विशेषता है, यहाँ पत्थर से बने औजार बहुत कम मिले हैं। फिर ताम्र आभूषण कैसे प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो कानों में पहनने के लिए कर्णफूल और गले के लिए हार यहाँ मिला है। कृषि व्यवसाय क्या था? यहाँ मिश्रित थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन, शिकार, तीनों प्रकार के साधन थे। खेत में गेहूं, जौ, मूंग, सरसों का ही उपज होती थी। पालतू गाय में गाय और बैल थे। मिट्टी के बर्तन कैसे हैं? बालाथल से प्राप्त विशेष आकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के हैं, एक खुरदरी दीवार वाले और दूसरे चिकनी छनी मिट्टी की दीवार वाले। दोनों ही प्रकार के बर्तन ऊंचे तापमान में पकाए गए हैं। तो यहाँ दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। ज़्यादा ये प्रश्न यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, रंग पूछ सकता है। काले, लाल और गहरे लाल रंग से किए हुए बर्तनों के बाहर भीतर चमकदार लेप किया गया है। काले और लाल रंग के बर्तनों पर सामान्य सफ़ेद रंग के अलंकरण मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए नहीं जाते थे, अपितु अन्य और जगह निर्यात भी किए जाते थे। अनाज संग्रहण के लिए यहाँ कोठियाँ बनी हुई हैं मिट्टी की, जिससे पता चलता है कि 20 सेंटीमीटर से लेके 20 से 50 सेंटीमीटर वर्ताकार ऊंचाई वाली मिट्टी की कोठियाँ अनाज भरने के लिए बनाई जाती थी। कुछ मकानों में अवशेष फर्श में वर्ताकार गड्ढा बने हुए हैं और उस पर घास की परत लगा देते थे, जिससे अनाज में कीड़े से सुरक्षित रखा जाता था। सिलबट्टे यहाँ मिले ही हैं। मरण मूर्तियाँ, तो यहाँ बैल की जो मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार की आहट संस्कृति में भी ये ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। फिर अस्थियाँ, उत्खनन से प्राप्त 32 प्रजाति के जानवरों की पहचान की गई है। यहाँ गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, जंगली जानवर में हाथी, गौर, नीलगाय, चित्तल, जंगली सूअर, पानी के जीव में मछली, कछुआ आदि की अस्थियाँ मिली हैं। ये धारदार औजार से कटी हुई, टूटी हुई, जली हुई बड़ी मात्रा में हड्डियों को मिलने का संकेत है। लोह काल के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ तांबा गलानी की भट्टी भी प्राप्त हुई है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तांबा गलानी की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना, बालाथल से। फिर वस्त्र उद्योग, और यहाँ एक छोटे टुकड़ा मिला है कपड़े का। तो यहाँ पूर्व के लोग यहाँ वस्त्र बनाने की तकनीक का ज्ञान रखते थे। राजस्थान के जयपुर जिले की विराट उत्खनन से बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ कपड़ा का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि बुने हुए कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले? बालाथल से। सिक्के, तांबे के सिक्के हैं इस जिसमें 2 मुद्राएं हैं, तो ये ध्यान रखना है, जिनमें एक और तो हाथी और दूसरी ओर 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा बना हुआ है। एक सिक्के दूसरी ओर शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मुद्राओं पर वृषभ यानी बैल, गाड़ी का पहिया, 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा उत्कीर्ण हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लिपि, लोह काल के स्तर में लाल रंग का मृदबांड मिला है। इसके ऊपर किनारों पर ब्राह्मी लिपि में मैं अक्षर खुदा हुआ है। इससे विदित होता है कि उत्तर मौर्य काल में यह ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। बालाथल संस्कृति की विशेषताएं, यह अपने प्रारंभिक स्तर पर हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र विकसित हुई, किंतु आहट सभ्यता के बाद की स्तर है इसका स्तर है। इस संस्कृति की कुछ चीज़ें हैं जो हम याद रखेंगे, जैसे मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया है। दुर्ग जैसे भवन का आधार प्रकट करता है। मेवाड़ क्षेत्र की संस्कृति में कोई न कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन विकसित कर लिया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थान उसी प्रकार व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया कि जिसमें आहड़ 1500 ईसा पूर्व में था। बालाथल से प्राप्त गांव ताम्र पाषाण काल के गांव में सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रामीण समाज ने हड़प्पा, कायथा, मालवा आदि समकालीन संस्कृतियों के साथ विनिमय बनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले इस संस्कृति के समाज में मुखिया, कुम्हार, कृषक, व्यापारी, काश्तकार आदि विद्यमान थे। इसका स्पष्टीकरण इन प्राप्त अवशेषों से मिलता है। और लास्ट है अपनी बेराट। तो बेराट अलवर के पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर और जयपुर के उत्तर में लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
विराट कस्बे के चारों टीले हैं, जिनमें से बीजक की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी का महत्व है। इस कस्बे में पूर्व में विराट नगर का नाम का उल्लेख मिलता है, जो महाभारत में किया जाता था। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय अंतिम दिन बताए थे। वैसे विराट है मौर्य काल और मौर्य काल के बाद के अवशेषों का भी साक्षी रहा है। यहाँ का उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1937 में करवाया था। यहाँ की ईंटें, यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उत्खनन से, अलग अलग प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, कोई आकार फिक्स नहीं है। इनका उपयोग चबूतरे, मठों, स्तूपों, मंदिरों को बनाने में किया जाता था। इनकी मोटाई देख लो, इनकी लंबाई 78, चौड़ाई 40 और मोटाई 8 सेंटीमीटर है, और ये पक्की टाइलें लगी हुई हैं। ये सोचने का विषय है कि विराट के समय पत्थर अधिक पाए जाने के कारण यहाँ ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ईंट मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है। मठ कैसे हैं? यहाँ बौद्ध मठ मिला है, तो बौद्ध क्षेत्र का तो ये विराट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस मठ में 6-7 छोटे कमरे रहे होंगे। कमरों में जाने के लिए तंग मार्ग, गोदाम, चबूतर इस मठ के भाग हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, अशोक ने कहाँ बनवाया था? विराट में एक मंदिर भी बनाया है। इस मंदिर की फर्श पर ईंटें चढ़ी हुई हैं और किवाड़ लकड़ी के बने हैं। किवाड़ों पर लोहे की कीलियां और कब्जों को टिकाया गया है। मंदिर से मिट्टी की पक्षी मूर्तियां, खप्पर, धूपदानी, थालियां, पूजा पत्र आदि मिले हैं। मिट्टी का द्वार, एक निचला चबूतरा है। ये अशोक स्तंभ, ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। सम्राट अशोक के 2 स्तर विराट भूलेख से मिले हैं। खुदाई स्थल के दक्षिण में चुनार पत्थर के पॉलिशदार टुकड़े, कई साधारण पत्थर के टुकड़े जिन्हें किन्हीं भी संशय की आकृति के चिन्ह बिखरे पड़े हैं। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि शायद यह स्तंभ मेहिरकुल के आक्रमण के फलस्वरूप 510 ईस्वी से लेकर 540 के मध्य तोड़े गए थे। रजत मुद्राएं, यहाँ 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 5 पंचमार्क हैं और शेष 28 यूनानी मुद्राएं और भारतीय यूनानी शासकों की है। तो ये ध्यान रखना, यूनानी मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? विराट से मिली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्य वस्तुएं, यहाँ 3 स्तर में खुदाई हुई। मृद भांड कला में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ का निवास दूसर चित्रित मृद भांड, दूसरे निवास काल में कृष्ण, महाजीव, मृद पात्र, तीसरा निवास काल ईसा की प्रारंभिक शताब्दी से रखा जाता है। मृद भांडों में अलंकृत घड़े, जिन पर स्वस्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ मिले हैं। मिट्टी के वस्तुओं में दीपक, नाचता हुआ मोर, थालियाँ, कुंडियाँ, मटके, लोटे, कटोरे आदि उपलब्ध हुए हैं। पाषाण काल, यहाँ पत्थर से बनी थालियाँ और छोटी संदूकें भी प्राप्त हुई हैं। लोह उपकरण, 1962-63 में पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में विराट का पुनः उत्खनन होता है और यहाँ से लोहे संबंधी प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस बस्ती के निवासी 3 स्तर पर स्थापित किए गए मंदिर में किवाड़ों में लगी कीलें, कब्जे आदि कई लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं का समय 250 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। वस्त्र उद्योग, जिस कपड़े में मुद्रा बंधी हुई मिली है, यह कपड़ा हाथ से बुनी हुई रुई का है। इससे विदित होता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला को जानते थे। इस प्रकार का दूसरा स्थल बालाथल है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मैंने बताया था वहाँ से भी कपड़ा मिला है। तो ये पढ़ा, जो हमने पढ़ा वो सब चीज़ें आ गई हैं। कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, विराट के अतिरिक्त यहाँ और भी संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं जो राजस्थान में भरी पड़ी है। जोधपुर जिले में देखो सांबर है, जोधपुर है, टोंक है। टोंक जिले में स्थित नगर रेड, यहाँ तो सबसे ज़्यादा सिक्कों के ढेर मिले हैं रेड से। तो उस समय का टाटा नगर था ये। गिलूंड, बागौर भीलवाड़ा में है। भरतपुर जिले में नोह है। जालोर जिले के भीनमाल, हनुमानगढ़ जिले के रंगमेल आदि पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृतियों पर कटने वाले उत्खनन स्थल हैं। ताम्रपाषाण और ताम्र संचयी संस्कृति का प्रभाव अधिकांश राजस्थान के जनजीवन पर देखा जाता है। यह काल कला, निर्माण और प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, परंतु लोह युग ने राजस्थान की कृषि जीवन को ग्रामीण संस्कृति में पनपने को कम योगदान नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। राजस्थान का प्राक इतिहास समृद्ध है और तत् निवास को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष बागौर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 5000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच काल को आवासीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त दुर्ग जैसे दुर्ग की संरचना राजस्थान में प्राप्त हुई है। आर्य सभ्यता के 3 चरण सभ्यताओं में विभिन्न स्वरूप को प्रकट करते हैं। बालाथल की खुदाई दक्षिण राजस्थान में प्राप्त सभ्यता के विस्तार को कड़ी करती है।
राजस्थान में वस्त्र निर्माण ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व था। विराट संस्कृति का संबंध महाभारतकालीन समाज के समकालीन है और विराट में बौद्ध अवशेष मिलना यह बौद्ध प्रभाव को विस्तार को बताता है। अब प्रश्न देख लेते हैं। पाषाण युग को क्रम के अनुसार बांटा जा सकता है। पाषाण युग को तो एक एक में बांटा जा सकता है। अशोक का स्तंभ कहाँ से हुआ है? विराट से, मैंने बताया था। किस सभ्यता से मुर्दों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? आहट से मिले हैं। गणेश्वर कहाँ है? सिक्कर में है। नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का काम कहाँ से किया गया है? तो कालीबंगा से। और लकड़ी की भी नाली मिली है, ये ध्यान रखना। आयताकार बुर्जियां जिस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई उनका नाम क्या है? तो बालाथल है। और फिर है विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में इसका प्राचीन नाम मिलता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको कहीं प्रश्नों में संशय है उत्तर में, तो ये आपके सामने उत्तर रखे पड़े हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।